गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए जी, जो हमारा सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है स्टैटिस्टिक्स सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स ईयर 2023, ठीक है। तो अब हम इस सीरीज में जितने भी आपके PYQs है, पास्ट ईयर पेपर, सबको सोल्व करेंगे बच्चों विद डिटेल डिस्कशन। माई सेल्फ सुधीर सर, राइट। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? How is the systematic sampling different from judgment sampling? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग और जजमेंट सैंपलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। उसके बाद उसका अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल है बिल्कुल। देखिए, जैसा कि नाम लिखा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर में सैंपल लिया जाएगा। एक्चुअली सैंपलिंग आपने पढ़ा होगा कॉलेज में, किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। सैंपलिंग का मतलब होता है द वे ऑफ कलेक्टिंग सम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन। मतलब किसी पॉपुलेशन में अगर मान लीजिए 100 यूनिट्स है, तो उसमें से कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट करना इज कॉल्ड सैंपलिंग, और जो यूनिट्स आपने सेलेक्ट करी है दे आर कॉल्ड सैंपल। अब जो सैंपल आप सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, वो बहुत सारे तरीकों से होता है बच्चों। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। ऐसे ही एक होती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ऐसे ही एक होती है जजमेंट सैंपलिंग। लेकिन जो इन दोनों में मेजर डिफरेंस है उस पे हम आते हैं। जो सिस्टमैटिक सैंपलिंग है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग है, जो जजमेंट सैंपलिंग है वो एक नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग है। सर डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस समझाता हूं। प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग उन सैंपलिंग को कहते हैं जिसमें सैंपल के अंदर जो यूनिट सेलेक्ट होंगी उनका एक प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट होगा। अब वो प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास सपोज एक पॉपुलेशन है जिसमें X, Y, Z 3 यूनिट्स है, और हम ये कह रहे हैं कि तीनों की जो यूनिट्स के सैंपल में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। दिस इज द प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग। ऐसा भी हो सकता है हम ये कह दें कि इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है मान लीजिए 1/4, इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 2/4। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ये भी प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग ही होती है। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग का मतलब होता है जिसमें सैंपल के यूनिट सेलेक्ट होने की कोई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर नहीं होता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सैंपल सेलेक्ट कर रहा है वो सैंपल में यूनिट को सेलेक्ट करना चाहता है या नहीं। देयर इज नो रैंडमनेस, देयर इज द बायसनेस, ठीक। अब ये जो सैंपलिंग होती है वो प्रोबेबिलिस्टिक होती है, ये जो सैंपलिंग होती है वो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक होती है। अब जैसा कि नाम लिखा सिस्टमैटिक सैंपलिंग, बच्चों इसमें हम कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास पॉपुलेशन है कैपिटल N साइज की, आपका सैंपल साइज है N यूनिट्स का, तो हम इसमें सिर्फ पहली यूनिट सेलेक्ट करते हैं विद द प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए वो सेलेक्ट हो गई यूनिट I, सपोज I यूनिट सेलेक्ट हो गई। बाकी जितनी यूनिट्स बन गई वो एक फिक्स इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है, और वो फिक्स इंटरवल हम पहले से ही डिफाइन करके चलते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने वो इंटरवल का यूनिट डिफाइन कर दिया 3। तो अगर पहली यूनिट है ith यूनिट, तो अगली जो यूनिट सेलेक्ट होगी वो I+3, अगली जो यूनिट सेलेक्ट होगी वो I+6, नेक्स्ट जो सेलेक्ट होगी वो I+9, अप टू डॉट। तब तक करते चले जाएंगे जब तक सैंपल के अंदर N यूनिट्स इन्वॉल्व ना हो जाए। दैट्स व्हाई द नेम इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग होती है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो रिसर्चर है, जो सैंपल सर्वर है, वो क्या यूनिट सेलेक्ट करना चाहता है, ठीक है बेटा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा लिखा भी है आपके लिए, अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ?
Systematic sampling is a probability sampling method in which researcher select members of the population at a regular interval determined in advance। तो वो जो k की वैल्यू हमने ली थी ना 3, वो उसकी बात कर रहा है कि हम पहले ही डिफाइन कर देंगे कि जो भी आप ith यूनिट सेलेक्ट करोगे उससे इतने टाइम्स बाद ऑटोमेटिकली इन सिस्टम यूनिट सेलेक्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। Whereas the judgment sampling is also पर्पजिव सैंपलिंग। इसको हम पर्पजिव सैंपलिंग भी कहते हैं, मतलब ये इसलिए करी जाती है कि हमारा कोई पर्पज स्पेसिफिक जो टारगेट है वो फुलफिल हो सके। इज ए नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग, इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक इन विच द सैंपल यूनिट्स आर चूजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्चर जजमेंट। बिल्कुल बच्चों सिंपल है जो आपको बताया था, सेम चीज वही लिखी हुई। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। कुछ भी जो भी मैं चीज लिखूंगा वो इम्परफेक्ट नहीं लिखता हूं कभी भी। चलिए अब अगला जो मेरे बच्चों क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक बार हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बिल्कुल आसान है, नेक्स्ट इसी का पार्ट है एक्चुअली में। क्या है देखिए, कह रहा है कि इफ द वेरिएंस ऑफ x1 is the variance of x1 or variance of x2 is the variance of x2, then variance of ax1 minus bx2 is equal to a square variance of x1 plus b square variance of x2, where a b are some constant. Is this statement true or not? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू है या नहीं, ये हमें बच्चों बताना है। चलिए वेरी सिंपल, वो क्या कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ a1 x1 माइनस a1 x1 लिया या कुछ डिफरेंट लिया, a और b लिया, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वैसे वेरिएंस ऑफ a x1 माइनस के b x2, मेरे बच्चों फॉर्मूला होता है a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 माइनस ट्वाइस ab कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाली टर्म इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब आपका फॉर्मूला गलत है। हाँ बी केयरफुल, अगर वो ये कहता कि x1 एंड x2 अनकोरिलेटेड है या इंडिपेंडेंट है तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों ये वाली जो टर्म है वो जीरो हो जाती, तब जो आपका फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है वो सही हो जाता। लेकिन फिलहाल वो फॉर्मुलेशन आपकी सही नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए जी, दिस इज रॉन्ग और स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन कर दिया, व्हाई नॉट। इसका बी पार्ट क्या है, द टीचर्स ऑफ एन इकोनॉमिक्स क्लास ऑफ साइज 35 स्टूडेंट है आपकी क्लास में, knows that the time needed to evaluate a randomly chosen first year paper is a random variable with mean value of 4 minutes and standard deviation of 3 minutes। मीन्स वो कहता है कि एक कॉपी को चेक करने में रैंडमली अगर एक स्टूडेंट की कॉपी को वो चेक करे, टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 35 स्टूडेंट्स, तो वो एक कॉपी को अगर चेक करे तो जो मीन टाइम लग रहा है चेक करने का वो 4 मिनट है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 मिनट्स है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है वेरिएशन कितना हो सकता है, तो 3 मिनट ज्यादा भी लग सकते हैं और 3 मिनट कम भी लग सकते हैं। जो एवरेज टाइम लग रहा है वो 4 मिनट्स का है। क्या कहा, इफ इवैल्यूएशन टाइम आर इंडिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। वो कह रहा है कि जो इवैल्यूएशन टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसा बच्चों बहुत बार हो जाता है कि टीचर कॉपी चेक करता हुआ चला गया, आधे घंटे से कॉपी चेक कर रहा है, तो शुरुआत में एफिशिएंसी ज्यादा होती है टीचर की, फिर वो थक जाता है, यार चलो धीरे धीरे करते हैं। तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इंडिपेंडेंटली चल रहा है। एंड द टीचर स्टार्ट इवैल्यूएशन एट 5:30 PM एंड इवैल्यूएट कंटिन्यूअसली, लगातार वो काम करता चला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंप्लीट इवैल्यूएशन बिफोर 8 PM, मतलब सारी कॉपी चेक होनी चाहिए 2.5 आवर्स में या 150 मिनट में, ठीक है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि सारी जो कॉपीज हैं वो
150 मिनट में जो है चेक हो जाएंगी, इस बात का प्रोबेबिलिटी वो हमसे पूछ रहा है बच्चों। वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले तो मतलब सिंपल है, लेकिन मैथमेटिकली थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके पास i इज 1 2 3 डॉट डॉट 35। i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। जैसे रोल नंबर आप दे सकते हो, पहला रोल नंबर, दूसरा रोल नंबर, 35 रोल नंबर, ठीक है। और xi जो है वो क्या है? टाइम फॉर ith स्टूडेंट कॉपी, मतलब ith स्टूडेंट की कॉपी को चेक करने में कितना टाइम लगेगा वो उसने दिया है। तो यहां पे दो इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक्सपेक्टेशन ऑफ xi इज 4 मिनट्स एंड वेरिएंस ऑफ xi इज इक्वल टू 9 मिनट्स। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 3 मिनट का, तो वेरिएंस कैलकुलेट कर दिया 9 मिनट्स, ठीक है। अब जो टोटल टाइम अवेलेबल है, टोटल टाइम अवेलेबल कितना है? टोटल टाइम अवेलेबल कितना है? 150 मिनट, ठीक। तो अब ऐसा तो बच्चों है नहीं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी कॉपी को चेक करने में इक्वली टाइम लगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एवरेज टाइम है 4 मिनट, कुछ वेरिएशन भी दिया है, और एक जो स्टूडेंट है उसकी कॉपी को चेक करने में एवरेज टाइम इतना लगता है, उसका वेरिएशन इतना है, 35 में कितना लगेगा? तो मान लीजिए लेट x बी द टोटल टाइम ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि भाई x जो है वो टोटल टाइम है 35 स्टूडेंट्स का। तो x एक्चुअली में किसके बराबर होगा? समेशन i गोज फ्रॉम 1 to 35 xi। xi क्या है? ith स्टूडेंट की कॉपी को चेक करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, सबका सम कर दीजिए। तो मेरे बच्चों रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वेरी सिंपल, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 150, ठीक है ना। x इज लेस देन इक्वल टू 150। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। अब थोड़ा सा अगर आप देखें, सबसे पहले तो मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना पड़ेगा, विच इज बेसिक रूल 35 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ xi निकाल सकते हो, कितना है 140। अब हमें निकालना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ x विच इज इक्वल टू 35 इंटू वेरिएंस ऑफ xi विच इज व्हाट 35 इंटू 9 315 ना, 315 भाई 400, ठीक है 13, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 150, ठीक है। हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से सॉल्व करेंगे। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, चलिए थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर में लिख देता हूं। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x is less than equal to 150. So this is what probability that x minus के 140 divided by under root of 315 is less than equal to 10 upon under the root of 315, ठीक है। Now this is what probability that z is less than equal to 10 by under root of 315। मेरे बच्चों जैसे आप इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, टेबल से वैल्यू आ जाएगी 0.7123। नाउ दिस इज माय फाइनल आंसर कि इतने चांसेस हैं कि सारे बच्चों की जो कॉपी है वो 1.5 घंटे में, सॉरी 150 मिनट में चेक हो जाएगी। इतना प्रोबेबिलिटी है इस बात का। अच्छा क्वेश्चन था मेरे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो वेरी इजी। होप सो बच्चों समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।